तो ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करें हम, करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इस फैक्टर के अकॉर्डिंग करंट की अगर हम बात करें कि कितने टाइप की होती है, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये टू करंट्स तो बेसिक हैं ही। डायरेक्ट करंट इज द करंट which remains same in both direction and magnitude। वो करंट जो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज ना करे, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे टाइम के साथ में, और उसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज ना हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्वांटिटी, दोनों ये फाउंडेशन है दोनों। और ऑल्टरनेटिंग करंट वो होती है the current which varies in both direction and magnitude। यानी एक वो करंट होगी जो दोनों में कांस्टेंट रहे, और एक वो करंट है जो दोनों में बदले। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है और करंट इसमें इसी डायरेक्शन में चलती जा रही है, टाइम के साथ में ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी करंट को आप क्या नाम दोगे? डायरेक्ट करंट। अब मैंने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो टाइम के साथ में आप इस करंट का जब कर्व लोगे तो वो कर्व इस तरह से आएगा, और ये कर्व हमें बता रहा है कि ये करंट पॉजिटिव में ही है। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो हमने बोला है कि ये करंट पॉजिटिव ही है और इसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने ये मान लिया कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को आप नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सर्किट कुछ ऐसा आता है जिसमें करंट t इक्वल टू 0 से लेकर के और मान लीजिए t1 तक इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और इसी रेजिस्टेंस में ये करंट अपनी डायरेक्शन बदल चुकी है t इक्वल टू 0 से t2 तक यहाँ पर, और इसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ में बदल रहा है। ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन भी बदलेगी और जो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करती रहेगी, ठीक है ना। सिंप्लिसिटी के लिए ये करंट किसी भी टाइप की हो सकती है, पर मैंने यहाँ पर बना दी है साइनोसॉइडल। अब इसमें ये जो करंट दिख रही है आपको, पॉजिटिव पार्ट का मतलब ये है ये करंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो A टू B है, और नेगेटिव पार्ट वाला जो डायरेक्शन है वो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये करंट जब B2A जाएगी तो इस करंट को अब मैं टाइम एक्सिस के ऊपर नहीं बल्कि टाइम एक्सिस के नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करूँगा। तो अब मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये करंट ऐसी है जो अलग अलग टाइम पर मैग्नीट्यूड भी अलग अलग दिखा रही है और इसकी डायरेक्शन भी टाइम के साथ में वेरी कर रही है। सो दिस करंट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। अब दिमाग में ये आता है कि क्या सारी की सारी करंट ऐसी होती हैं? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये कोई करंट आती है आपके सामने, ऐसी करंट। अब आप इस करंट का नाम क्या दोगे? तो आप देख रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब इस करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ AC। लेकिन ये नेगेटिव में नहीं गई ये करंट, इसकी डायरेक्शन को जैसे हमने यहाँ पे A टू B लिया है,
तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ही बनी हुई है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीसी। सो वी कैन से दैट दिस करंट इज नॉट प्योरली एसी और नॉट प्योरली डीसी। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, and sometimes this current is called pulsating DC। इस करंट को हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग का मतलब DC तो ही इसलिए क्योंकि डायरेक्शन में बदल रही, लेकिन टाइम के साथ में इसकी वैल्यू बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। सो दिस करंट विल बी pulsating DC, or you can say it is the combination of AC and DC। although we can separate these components कि हम इसमें से AC कंपोनेंट अलग कर सकते हैं और DC कंपोनेंट अलग कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द करंट विच इज़ द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको हम सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आप ध्यान में रखना हमेशा कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, दैट आउटपुट इज नाइदर कंप्लीटली AC एंड नॉर कंप्लीटली DC। इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ AC एंड DC। सो बाय दिस graph or by this method we can represent different types of current according to their direction and magnitude। तो अब आपने देखा कि कितने बेसिक कंसेप्ट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, और ये बेटा आपको याद भी रखने। आप वीडियोस दोबारा देखिएगा एक बार और नोट कीजिएगा, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं इस चैप्टर में। हम करंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट। और जैसा कि हमने देखा इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही कि I इज गिवन बाय dq बाय dt। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट करंट जो होता है इज अ स्लोप ऑफ QT कर्व। QT कर्व जो भी आएगा, यानी वो कर्व जो चार्ज और टाइम का होगा, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो होती है वो उस पॉइंट पर करंट को रिप्रेजेंट करेगी। आप Q को लेंगे कहाँ पर? y एक्सिस पर, और टाइम को ले रहे हैं हम यहाँ पर x एक्सिस पर। और कोई भी कर्व जब Q और T में आता है, मान लीजिए ये कर्व आ रहा है Q और T में, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी उसका जो स्लोप होगा tan थीटा, वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? यानी स्लोप ऑफ QT कर्व, Q और T के कर्व की जो स्लोप होगी वो उस पॉइंट पर करंट को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली अगर हम इस रिलेशन को आगे देखें तो dq इक्वल टू I dt और Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। सो चार्ज अगर आपको पता लगाना है कितना फ्लो हुआ है, तो फ्लो ऑफ चार्ज आप पता लगा सकते हैं, विच इज़ द एरिया ऑफ IT कर्व। IT कर्व का जो एरिया आएगा कहाँ पर आएगा? टाइम एक्सिस पर। तो फॉर एग्जांपल करंट और
टाइम का कर्व ये आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टाइम t1 एंड t2। टाइम t1 और t2 के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो IT कर्व का जो ये एरिया आएगा, एरिया वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। Q का कर्व दिया है अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो Q और T कर्व का जो स्लोप होगा वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और करंट और टाइम एक्सिस पर जो एरिया बनेगा इस कर्व का वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह के जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो उस रिलेशन को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं यहाँ पर हम एक क्वेश्चन, ये चार्ज है यहाँ पर, और मान लेता हूँ कि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, 40 कूलम, और हमें ये चार्ज का वेरिएशन दिख रहा है टाइम के साथ में जो इस तरह से आया है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है और यहाँ पे लिखा है A, यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है C। क्वेश्चन में ये है कि फाइंड आउट द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड और एट t इक्वल टू 4.5 सेकेंड। तो सिंपली आपको यूज़ करना है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और आपको स्लोप देखनी है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो आपको इस जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें आप tan थीटा कैलकुलेट कर लें। इसको मैं m दे देता हूँ। ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM में आप देख लें tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 30, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो आप, चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से लेको। तो फिर क्योंकि इस लाइन का ट्रायंगल तो आपको पता है कि सब जगह पर एंगल सेम रहेगा, तो जितना भी आपको डेटा लेना है, हमने ये डेटा ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा 30 माइनस 10 20, और ये बेस आ जाएगा 3 माइनस 2 30 माइनस 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 3 माइनस 1। तो करंट आ जाएगी हमारे पास में 5 एम्पियर। और ये 5 एम्पियर करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रही है, जहाँ से जहाँ तक ये लाइन बनी है, फ्रॉम A टू B। तो A से लेके B तक जितने भी टाइम आएंगे, A से लेके B तक टाइम कितना आएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3.5 सेकेंड। ये जितना भी टाइम आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, उसमें जो करंट की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी होगी, 5 एम्पियर। सिमिलरली जब आप आगे जाएंगे B से C, तो B से C तो ये लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गई है, तो स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। स्लोप ज़ीरो हो जाएगा तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर, और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ग्राफ सामने आते ही आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा कि चार्ज Q इज़ गिवन एंड द ग्राफ इज़ गिवन between charge and time, and we want to determine the current. The current will be equal to the slope of QT curve, right? Similarly दूसरा एग्जांपल देखें हम, और ये कर्व अब हमें I और T के बीच दिया गया है।
मान लेता हूँ ये 1 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है और ये 7 सेकेंड है। करंट है यहाँ पर 10 एम्पियर और ये है 20 एम्पियर, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 1 and 3 and 5 and 7 सेकेंड, यानी कि 1 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में चार्ज फ्लो हुआ है, उस चार्ज का रेशियो कैलकुलेट करना है हमें उस चार्ज से जो 5 और 7 सेकेंड के बीच में फ्लो हुआ है। तो बस हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये पता लग गया है कि द कर्व इज़ गिवन बिटवीन आई एंड टी, ये कर्व जो है वो किस किस के बीच में है, आई और टी के बीच में, करंट और टाइम के बीच में, और हमें चार्ज चाहिए। एंड इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ आई टी कर्व। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया, और आपको एरिया देखना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया आएगा ये Q1 चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आएगा वो Q2 चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो Q1 और Q2 ये दोनों एरियाज हो जाएंगे, एरिया A1, एरिया A2। एरिया A1 में ये ट्राइंगल और ये ट्रेपेजियम बन गया है, ट्राइंगल और स्क्वायर शामिल हो जाएगा, और इसमें ये केवल स्क्वायर शामिल रहेगा, और आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। तो इसका एरिया जो यहाँ पर आएगा वो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट और प्लस ये स्क्वायर जो कि 2 इंटू 10 20 है, तो ये हो जाएगा 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसका एरिया जो आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10। तो बस रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 30/20 यानी कि 1.5। तो इतना सिंपल रहेंगे ये क्वेश्चन, बस आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द करंट फ्रॉम QT कर्व, सो वी हैव टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट dq/dt, और वो आप पता लगा सकते हैं tan थीटा से। एंड इन अनदर केस इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ IT कर्व अंडर T एक्सिस। तो एक में हमें एरिया और एक में हमें स्लोप कैलकुलेट करना होगा। और अगर चार्ज या फिर करंट इक्वेशन के फॉर्म में आता है तो हमें dq/dt का मतलब है डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द चार्ज। तो जैसे एग्जांपल ले हम एक, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन एनी सर्किट the flow of charge is given by Q equal to AT square minus BT. Find out number 1 current at T equal to 0. Number 2 find out the time at which current will be 0, and number 3 find out the current at time t equal to 2a/b। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार आते हैं और नीट में भी आते रहते हैं। तो बस हमें ये देखना पड़ता है कि हमें अप्रोच क्या रखनी होती है। आपको जब यहाँ पर ये गिवन है कि Q AT² माइनस BT है और हमें करंट पता लगाना है, तो आप सिंपल I इक्वल टू dq/dt करें। dq/dt का मतलब है इस Q का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ये बन जाएगा 2AT माइनस B। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ करंट। और वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर मान लीजिए कि वो IT कर्व भी पूछ लेता क्वेश्चन में कि करंट का टाइम के साथ में कर्व क्या बनेगा, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर I इक्वल टू हमारे पास में इक्वेशन है 2AT माइनस B। इसको अगर मैं y एक्सिस पे लेता हूँ, इसको मैं x पे लेता हूँ, तो ये y इक्वल टू mx माइनस C टाइप की
इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्शन नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये इस टाइप की एक लाइन बन जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर फोर्थ पार्ट होता कि आई टी कर्व बताओ क्या आएगा, तो ये आई टी कर्व भी हमने यहाँ पर बना करके देख लिया। अब हमें ये पता लग रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट ज़ीरो होगी। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है और पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसका मतलब इसमें हमें ये दिख रहा है कि करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज। जो नेगेटिव करंट है और पॉजिटिव करंट है, इसका मतलब ही हमेशा ये होगा कि ये करंट नेगेटिव है पर्टिकुलर एक टाइम तक और उसके बाद में वो करंट पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब करंट ने अपने डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज किया है। सो अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कैन यू कंसिडर द करंट एज डायरेक्ट करंट, तो हमारा आंसर होता कि नहीं, नो दिस करंट इज़ नॉट डीसी। ये करंट डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे, फाइंड आउट द करंट एट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो आप क्या करो, करंट में टी की जगह ज़ीरो पुट कर दो, तब ये करंट मिल जाएगी हमें माइनस बी। टी इक्वल टू ज़ीरो पर ये करंट हमें मिल गई है कितनी, माइनस बी। सेकेंड का आंसर आता है यहाँ पर, फाइंड आउट द टाइम एट विच करंट ज़ीरो। अब आप करंट को ज़ीरो पुट कर दो और टाइम की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो आई की जगह आप जब ज़ीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो इक्वल टू 2a t माइनस बी, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2a/b। और थर्ड में पूछा गया है फाइंड आउट द करंट एट टी इक्वल टू 2a/b। तो आपको पता ही है टी इक्वल टू 2a/b पर करंट कितना है, ज़ीरो है। सो दिस टाइम जिस पर करंट ज़ीरो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 2a/b। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हमसे बिल्कुल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है या फिर इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम।